म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन से म्यूचुअल फंड में करूँ। ये शेयर के फंडामेंटल्स तो मुझे समझ आते हैं, पर म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल्स समझ ही नहीं आते। इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं कि मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। ये सीएजीआर क्या होता है म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या होती हैं? इतनी सारी कंपनीज हैं, इसमें कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? कुछ में कम सीएजीआर और कुछ में ज्यादा सीएजीआर क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, ये आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम म्यूचुअल फंड काम करते हैं और कैसे हम म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, फंडामेंटल्स को उनके देख सकते हैं कि जिससे हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हम धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए, ठीक है, और इसके बाद हम धन पे ही म्यूचुअल फंड के ऊपर चले जाते हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चुन सकते हैं, चाहे वो ग्रो हो, धन हो, जीरोधा हो, बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पे म्यूचुअल फंड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जब आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म चूज करना होता है, जिसमें आपने ग्रो, जीरोधा, धन कुछ भी चुन सकते हो आप, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसको चुन सकते हो, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है। जब आप उसकी म्यूचुअल फंड में सेक्शन में जाओगे तो उसके बाद आपको चुनना होता है एक कंपनी, ठीक है। कंपनी का मतलब होता है कि आप कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चुनना चाहते हो। जैसे आप जब धन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी दी होती है। इसमें कौन सी टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, हम सभी को देखते हैं। जिसमें आईसीआईसीआई है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी है, इसी तरीके से देखो कितनी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। तो उसके बाद आपको एक कंपनी चुननी होती है कि आप किस कंपनी के अंतर्गत आप अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे इसमें जब हम देखते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, इसके 76 फंड है, ठीक है। मतलब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है वो 76 म्यूचुअल फंड है, इसके डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल फंड जो है इसके 98 फंड है, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से ये इतने सारे फंड है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डिफरेंट के अलग अलग हैं। और उसके बाद जो हमारा एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, सबसे ज्यादा हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। ये कितना करोड़ रुपए जो है वो एसेट एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसके, जो ये जितने भी 98 फंड है, इसमें देख लो आप कितना कर रहे हैं। ये 9,40,309 करोड़ जो है वो ये 98 म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई के, ये इतना पैसा ये मैनेज करते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये, ठीक है। एयूएम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरह के जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, वो 8,39,837 करोड़ रुपए 76 फंड के अंतर्गत इसमें आता है। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को चुन लिया, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को। अब इसके ऊपर हमने ये देखना है कि हम इक्विटी में लगाना चाहते हैं या जो टैक्स सेवर, हाइब्रिड और डेट होता है, हम इनमें लगाना चाहते हैं। इनको मैं अलग से बताऊंगा, टैक्स सेवर कैसे काम करता है, हाइब्रिड कैसे काम करता है और डेट कैसे काम करता है। बड़ा बड़ा बताता हूँ। टैक्स सेवर में आपका टैक्स बच जाता है, जो भी सैलरीड पर्सन वगैरह होते हैं या अदर। हाइब्रिड में दोनों डेट और टैक्स इक्विटी में लगता है, और डेट जो है आपको सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे इक्विटी के ऊपर। अब इक्विटी के ऊपर आने के बाद हमको देखना है कि हमको खुद पता होना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर चलेगा। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम बोलते हैं हमने डेवलप इकोनॉमी बनना है 2027 तक, विकसित भारत, तो उसके लिए हमको अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, या फिर मिड कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। मतलब जो भी हमारी मिड कैप कंपनीज है ना, अभी जो मिड कैप में है वो लार्ज कैप बनेगी तो इससे प्रॉफिट होगा, तो हमारा मिड कैप आगे बढ़ेगा। या स्मॉल कैप जब वो लार्ज कैप बनेगी तो उसमें कौन कौन सी कंपनी है स्मॉल कैप में, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे हमारा कौन सा सेक्टर, जैसे कौन सा सेक्टर आगे बढ़ने वाला है। डिविडेंड में हम लगाना चाहते हैं जिससे हमको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। या हाउसिंग अपॉर्चुनिटी, आपको लगता है कि भाई इंडिया में अभी हाउस बहुत ज्यादा बनने हैं, घर की डिमांडें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो हम जो है वो हाउसिंग सेक्टर में लगाएंगे। जैसे जैसे हाउसिंग सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके म्यूचुअल फंड का जो है वो रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। वैल्यू वगैरह इस तरह कोई भी चुन सकते हो आप, ठीक है। डिफेंस में है, ठीक है, ये डिफेंस एचडीएफसी, तो अगर सेफ सेक्टर लगा, आपको लगता है कि भाई डिफेंस कंपनी, हम मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमको डिफेंस में और भी ज्यादा हम वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डिफेंस का सेक्टर बढ़ेगा, तो अगर हम म्यूचुअल फंड डिफेंस वाले म्यूचुअल फंड में इसमें लगाएंगे तो जैसे डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा वैसे आपका म्यूचुअल फंड भी ग्रो करेगा। इस तरीके का होता है ये, ठीक है। ये सब अगर सपोज करो हमने चुन लिया मिड कैप का, ठीक है, मिड कैप के ऊपर हम आ गए कि हमने इक्विटी में मिड कैप में लगाना है। अब मिड कैप में देखो 3 साल में इसका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना मिला है? 94% रिटर्न मिला है, ठीक है। इसमें ये जो स्टार वगैरह लगे होते हैं ना, वैल्यू रिसर्च स्टार, ये इनको एचडीएफसी का अपना एक इंटरनल रिसर्च होता है कि भाई ये फंड कितना आगे परफॉर्म कर रहा है या कितना इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इक्विटी और मिड कैप फंड है, आ गया। अब इसके बाद हमने देखना है, ये तो इनका जो वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार है, ये इनका अपना होता है कि भाई ठीक है कितने स्टार अच्छा है। अब हमने सीएजीआर देखना। सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना वो ग्रोथ पे काम करते हैं,
कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड होता है। तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जैसे आपने अभी एक एक साल में आपने 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और उस हजार रुपए के ऊपर आपको सपोज करो कि 100 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, 10% आपको इंटरेस्ट मिल गया। अगले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1100 पे मिलेगा, ना कि सिर्फ 1000 के ऊपर ही मिलेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड आगे जो है वो ज्यादा ग्रो करते जाते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट उनको मिलता जाता है, ठीक है। अब सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ कितना दिया, 24% दिया इसने। अब इसमें एक हो रहा है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू होता है इसको। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे शेयरों में एक प्राइस होता है, एक शेयर का एक प्राइस होता है, वैसे इसमें क्या होता है, एक यूनिट का एक प्राइस होता है। क्योंकि ये एक शेयर तो है नहीं, हमारे पास बड़े शेयर महंगे होंगे, पर हम कैसे लगाते हैं, यूनिट मिलते हैं। एक एक बॉक्स है, सारे बंदों ने उसमें पैसा डाला है और फिर उसको कहीं कहीं लगाया है, और उस बॉक्स को एक एक बॉक्स में सारे बंदों ने पैसा डाला, तो उनको फिर उस बॉक्स का यूनिट बांटा गया। जैसे सपोज करो अगर 100 रुपए एक एक बॉक्स में मिला है, तो फिर जितने बंदों ने डाला, अगर 500 बंदों ने डाला तो वो 100 रुपए 500 बंदों में बटेगा, और जितना जितना पैसे के अकॉर्डिंग, जितने जिसने 10 लगाए, किसने 20 लगाए, किसने 50 लगाए, तो उसके अकॉर्डिंग उनको फिर एक एक यूनिट दे दिया जाता है, और उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। वो एक यूनिट दे दिया जाता है, और उस एक यूनिट का प्राइस है नेट एसेट वैल्यू का 215 रुपए अभी इसका चला हुआ है, बाकी अलग का अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसमें हमको एक चीज और भी बता देते हैं कि देखो, जैसे इसमें जो रिटर्न है कितना, अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे होते तो साढ़े तीन परसेंट रिटर्न मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में आपको 6.5% मिलता है। बाकी रेगुलर म्यूचुअल में 24% आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, सोच लो 24%। और दिस धन तो ये चल धन का बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, सोच लो 3 साल में इतना रिटर्न मिलता है आपको। गेन वगैरह ये हमको सब कुछ बताते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर आपने 1,000 रुपए 3 साल पहले लगाए होते तो अभी आपके कितना होता है, 24% आपको रिटर्न मिल गया होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1,000 और गेन ये 24% में प्लस हो गया है, ठीक है। इसमें हमको ये आगे आगे और भी बताते चलते हैं। देखो इसमें 5,000 का 24,797, 3 ईयर्स का 24% रिटर्न दे रहे हैं। सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यूज, हाँ ये यहाँ पे इसका बता रहे हैं, इसको छोड़ दो, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं ऊपर ऊपर। जैसे आपके ये देखो कितना ये रिटर्न है, ये कितना कितना आपका ये ऊपर होता है, ये सब ये वैल्यू बन जाता है, ठीक है। ये वैल्यू हमको टोटली बता रहा है, ठीक है, कि हमारा ये गेन कितना है, ठीक है। ये 5,000 पे कितना गेन होता है, ये सब हमको परसेंटेज वाइज हमको गेन बता रहा है, ठीक है। अब आते हैं रिटर्न के ऊपर। एसआईपी कईयों का होता है ना कि एसआईपी हम इसमें हम एसआईपी 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें हम 100 रुपए में एसआईपी नहीं स्टार्ट कर, कईयों का मिनिमम होता है 500 में स्टार्ट करना। इसमें हम एसआईपी 100 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का ये खासियत है कि इसमें जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 100 रुपए से भी हम एसआईपी अपनी शुरू कर सकते हैं। ये आ गया 100 रुपीज, ये मिनिमम लमसम पे 100 हम कर सकते हैं। ओपन एंडेड आप जितने सालों तक रखना चाहे रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है कितने 0.74% है, थोड़ा ज्यादा है। कईयों का 0.5 भी होता है, 6.1 भी होता है, लेकिन ये और सेकंड है इसमें एग्जिट लोड है 1% रिडीमेबल विद इन अ ईयर। अगर आप आज एसआईपी लगा रहे हो, एक साल से पहले अगर आप निकाल लेते हो पैसा, अपने एसआईपी खत्म कर देते हो, तो जितना भी आप पैसा आपका वैल्यू होगा उस वैल्यू का 1% आपको देना पड़ेगा। अगर आप एक साल से बाद निकालते हो फिर आपको कोई भी नहीं देना होता, तो इसको बोलते हैं एग्जिट लोड, ठीक है। बाकी स्टैंप ड्यूटी वगैरह तो कुछ जो भी चार्जेस लगते हैं वो लगते ही लगते हैं, ठीक है। बाकी आगे इसके हम जो होते हैं फंड मैनेजर होता है, जो फिर आप आपके फंड को कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेगा कि ये फंड किसके पास जाएगा। वो एक ये चिराग है, और दूसरे जो है वो जर्मन शेफर्ड, सॉरी मतलब कि ध्रुव है ये, ठीक है। बाकी ये हो गया। बाकी एसेट मैनेजमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना ये टोटल एसेट मैनेजमेंट है एचडीएफसी के अंतर्गत, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर है। और वेरी हाई रिस्क, तो ये हमको ये बताते हैं कि भाई ये बहुत हाई रिस्क है या कितना है, ठीक है। ये सब आ गया। बाकी बस इसमें यही था, ये कहाँ कहाँ लगा रहे हैं देख लो आप। ये टॉप इन्वेस्टेड कंपनीज है, इसमें किस किसने इसमें लगाया हुआ है, देखो ये टॉप टॉप जो इन्वेस्टेड कंपनी है। ये सेक्टर फाइनेंशियल में 24% लगाए इन्होंने, कंज्यूमर साइकिल में 18%, हेल्थ केयर में 11%, इंडस्ट्रियल में 10%। ये आप सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है, कि हमारा पैसा ये कहाँ कहाँ लगाते हैं। ये फाइनेंशियल सेक्टर में 24% लगाया, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर कंपनियां बढ़ेंगी तो 24% आपका फंड बढ़ेगा। कंज्यूमर साइकिल है तो 18% आपका फंड बढ़ेगा जी। अगर हेल्थ केयर बढ़ेगा तो 11% इसमें फंड लगा, ये भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से लगाया होता है, ठीक है। बाकी ये फंड लाइक दिस से अलग अलग होता है। तो ये था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और किस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।